गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा एग्जामिनेशन के क्लासेस हैं, तो आपको वन शॉर्ट वीडियो में या फिर एक दो क्लासेज में मैं आप सभी लोग का पॉलिटी ख़त्म कर दूंगी, वो मतलब एमसीक्यू से। फिर इसके बाद मैं आप सभी लोग का हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगी। फिर इसी तरीके से हम लोग वन शॉट करके सारा देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन जो है एकदम से सर पर है, तो एकदम से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज को देखते रहिए। ठीक, एक दो दिन क्लासेस बंद रही क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट आज हम फिर से आप लोगों का आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो रोज़ाना देखें, जुड़े रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा, आप सभी को पता है कि दरोगा का एग्जामिनेशन बहुत कम ही ऐसी बार होता है कि टाइम टू टाइम लिया जाता है। तो आप सभी का एग्ज़ाम है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। हमने ऐसा सोचा है कि आपका एक क्वेश्चन जो है, पहली बात तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखेंगे। दूसरा, हमने ऐसा सोचा कि आपके एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के साथ हम लोग डील करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन में बहुत तरीके का जानकारी मिलता रहे। ठीक, तो आइए हम लोग सेशन की कोई शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कि हम लोग बात करें कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो आपको पता है कि ये जो है कलकत्ता में जो इस कोर्ट की स्थापना की गई, ये आपको 1774 में की गई। ठीक, और जब 1774 में की जाएगी तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको किया गया। जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो आप याद रखोगे कि ये आपको ऐसा कहा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये 1773 में किया जाएगा। ठीक, इसमें आपको कितने जज थे, तो 3:1 का रेशियो था, यानी कि आप क्या है कि एक आपको सीजेआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 आपके अन्य जज रहेंगे। 3 आपके क्या रहेंगे, तो अन्य जज रहेंगे। इन सीजेआई का नाम क्या था, तो आपको बखूबी पता होगा कि इनका नाम था सीजेआई का एलिजा एम्पे। क्या नाम था, एलिजा एम्पे। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन कि हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, आप जानते हैं कि संघीय न्यायालय, आपसे पूछा जाएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप सभी बताएंगे कि 1937 में किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की कब स्थापना की जाएगी, तो आप याद रखोगे कि 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे इनके बारे में। ठीक, इसके बाद आप याद रखोगे कि 1861 का हाईकोर्ट अधिनियम आया था। क्या, तो हाईकोर्ट का अधिनियम, इसके तहत 3 प्रेसिडेंसी में, याद रखेंगे कि 3 प्रेसिडेंसी में आपको क्या किया गया, तो हाईकोर्ट की स्थापना की गई, मद्रास और कलकत्ता और बंबई। ये पॉइंट याद रखोगे आप सबसे पहली बार। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बाकी के 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इसमें 2 चीज आया। क्या, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या आया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, उसके बाद आया कि कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आर्थिक मामला देखता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रशासनिक मामला देखता। तो ये आपको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये पॉइंट याद रखोगे। इसके बाद अब याद रखोगे 1813 में क्या किया गया कि चाय और चीनी, याद रखेंगे कि चाय एवं चीन छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। बाकी सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये जो था कि कब आया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद 1833 में आपको क्या किया गया, तो सिविल सेवा के लिए क्या किया गया, तो मुक्त खुली प्रतियोगिता का शुरू किया गया। बाकी चाय और चीन को जो छोड़ा गया था वो उसको भी बंद कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये
4 एक्ट हैं जिसके बारे में आपको समझना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है? अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक, किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटी का वेटेज नहीं है, बिल्कुल देखिए पॉलिटी, इसमें जीके जीएस लेवल का एग्जाम है तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट सभी का वेटेज है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की होगी तो आप लोग जुड़े रहे, ठीक। हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर भाषण करने की बात की है। हम जानते हैं 1892 का जो हमारा कौन सा एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें पहली बार, याद रखोगे आप कि पहली बार बजट पर, पहली बार क्या किया गया, तो बजट पर भाषण करने की बात की गई। भाषण करने की बात की गई 1892 के पहली बार बजट सेशन सत्र में इस बात को कहा गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे 1892 वाले को, ठीक। 1909 के बारे में देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। 1909 में क्या किया गया, पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई मुस्लिम के लिए, पृथक निर्वाचन। इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो, याद रखोगे आप लोग, मार्ले मिंटो अधिनियम या फिर सुधार, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे आया आपको 1919, इसको हम कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो 1919 में मुस्लिम के लिए किया गया। वो सारी चीज सिख के लिए किए गए, सारे प्रांत से रिलेटेड जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रांत में द्वैध शासन 19 में स्टार्ट किया गया, 35 में उसको खत्म किया गया। तो सारे प्रांत से रिलेटेड काम 1919 में किए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। ये 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हुआ, उसमें क्या हुआ, भारतीय विधायिका का निर्वाचन किया गया। ये आपको 1945 में किया गया अंतिम बार, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया था ना भाई। तो ये 1945 में किया जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम में अभी भी गणतंत्र को अडॉप्ट करने, सभी बातों को आज तक पूछ रहे। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। बहुत बच्चे एग्जैक्ट नहीं याद कर पाते, तो हमेशा आप याद रखोगे कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ये सारे पॉइंट को हमेशा रिमाइंड रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा 1935 के अधिनियम के मतलब 35 के स्वीकार द्वारा महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है। मतलब 35 में नहीं स्वीकारा गया था देश के लिए लिखित संविधान हो, ये बात कहा गया, या फिर विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह हो, ये कहा गया था। क्या कह रहा है, नहीं, याद रखिएगा। एक संघ की योजना की जाए विचार, ये भी कहा गया था। विधानमंडल में एक सरकारी सदस्यों का मतलब नॉमिनेट होना चाहिए, ये भी कहा गया। तो 4 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या जाएंगे कि यहाँ पर देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, ठीक। आप देखोगे कि मेजर चीजें यानी ज्यादा चीजें अगर आपसे पूछा जाए, ज्यादा संविधान में कहां से एडॉप्ट किया गया, कहां से प्रेरित है, तो आप देखते हो कि सभी देश से तो लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले लिया गया, नागरिकता यूके से ले लिया गया। आप देखो कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज मतलब सब। आप यूएसए से देख लो, फंडामेंटल राइट को लिया गया। सोवियत संघ से आप मौलिक कर्तव्य को लिया गया। सब कुछ कहीं ना कहीं से एडॉप्ट किया गया। लेकिन हमारे संविधान में मेजर चीजें अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही एडॉप्ट किया गया, लिया गया। लेकिन हमारा देश का संविधान अगर आप देखें तो सबसे लंबा है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। क्या है, तो बड़ा और लिखित संविधान है। और ये जो है आपको कहां से नहीं लिया गया है हमारे देश का संविधान, तो हमारे देश का संविधान आप याद रखोगे कि लिखित जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत नहीं लिया गया, ठीक। इस बार सबसे छोटा आप देखोगे 11, सबसे छोटा आप देखोगे अमेरिका का संविधान है। मतलब अमेरिका का संविधान में बहुत कम है। अमेरिका के संविधान में गिन के 7 आर्टिकल है। कितने, तो 7 आर्टिकल हैं अमेरिका के संविधान में, बहुत छोटा। वहां पे अगर आप देखो तो जितने स्टेट हैं उतने सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ पर संघ में क्या है, हमारे यहाँ पे मान के चलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये संघ है, इसके छोटे मतलब स्टेट है, प्रांत है, ठीक।
यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट है और यहाँ पर हमारा, यानी हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था है। क्या है? एकात्मक संघीय व्यवस्था, एकात्मक, यानी कि हमारा केस ट्रांसफर सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, इसका फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ एकात्मक व्यवस्था नहीं है। ये सारे पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए कितने प्रतिनिधि की जनसंख्या थी? तो आप जाने कि 10 लाख प्रतिनिधि की मतलब 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या थी। अगर मैं आपको बताऊं, ये कैबिनेट मिशन जो है, ये कैबिनेट मिशन जिसके बारे में आप जानते हो, ये आया 1946 में, ठीक। 1946 में क्या हुआ, यहाँ पे आप स्टार्ट हो गया अगस्त ऑफर से। ये थोड़ा सा स्टोरी है, हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? तो अगस्त ऑफर की बात। अगस्त ऑफर की बात हम जानते हैं कि 1940 का टाइम था, अगस्त ऑफर है, ठीक। इसमें कहा गया कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था 1939 से, कि आप इंडियन जो है हमारी मदद करें दूसरे विश्व युद्ध में, बदले में हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। तो यहाँ पर आईएनसी थे, हमारे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी, इन तीनों का क्या कहना हुआ कि भाई हम जो है क्यों नहीं डोमिनियन स्टेट, इन तीनों ने रिजेक्ट कर दिया और अगस्त ऑफर चला गया। इसके बाद आता है 1942 में। 1942 में क्या आया? आपको आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? सेम चीज की आप बदले हमारी सहायता करें और हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। वहां भी ऐसा हो गया, तो ये भी ऑफर चला गया, ठीक। इसके बाद वेवेल आता है 1945 में। इसी टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है। क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर, इसी सब 1942 के टाइम स्टार्ट होता है। यहीं पर स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदी इंग्लिश आप याद रखोगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही स्टार्ट होता है। इसी टाइम आपको जो है एक स्टेटमेंट देते हैं गांधी जी, डू एंड डाई, या तो अब हम आजादी लेकर रहेंगे और नहीं लेकर, या तो सर कटाएंगे या आजादी लेकर। तो इसी बात में आपसे एक हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का ऐसा कौन सा आंदोलन था जो हिंसात्मक रूप ले लिया था? तो यही आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। ये सारे पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या होता है? 1946 में कौन? 3 व्यक्ति आते हैं, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफन किस और पैंथिकलॉरस। ये 3 व्यक्ति आते हैं, यहाँ पर मुआयना करते हैं। क्रिप्स मिशन में भी क्रिप्स ही आते हैं, ठीक है, स्टेफन क्रिप्स ही आते हैं। और उसके बाद क्या होता है? अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाती है कैबिनेट मिशन के तहत, और फाइनली हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और आप याद रखोगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो बस यही बात है, इसके बाद हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जब 1946 में गठित हुआ तो आपको पता है कि जगजीवन राम भी थे, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं रहे? क्या ये भी नहीं रहे? क्या ये भी नहीं? देखिए, ये तो रहे थे, सी राजगोपालाचारी, अगर आप देखोगे तो ये रहे थे, ठीक। राजेंद्र प्रसाद भी रहे, जिनको बाद में बनाया गया अध्यक्ष के रूप में, ये नहीं रहे। राधा कृष्णन आपको नहीं रहे, ये जगजीवन राम रहे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो आप याद रखोगे एस राधा कृष्णन। क्या याद रखोगे आप? एस राधा कृष्णन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए, सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री, जगजीवन राम को आपको क्या बनाया गया? तो याद कृषि मंत्री बनाया गया। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में भी नहीं आए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि खाद्य मिनिस्टर कौन रहे? आपसे पूछ लेगा कि खाद्य मिनिस्टर, तो आप याद रखोगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछ लेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे? आपसे पूछ लेगा एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे? तो आप याद रख लोगे कि सी राजगोपालाचारी। क्या याद रखोगे? तो आप याद रख लोगे सी राजगोपालाचारी। क्या याद रखोगे? सी राजगोपालाचारी। आपसे पूछ लेगा आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है कि जगजीवन राम क्या रहे? तो श्रम मंत्री। क्या रहे? तो श्रम मंत्री के रूप में हम किनको देखेंगे? तो जगजीवन राम को। किनको देखेंगे? जगजीवन राम को। तो ये आप याद रखोगे। लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं रहे थे किसी मिनिस्टर के रूप में, तो इस पॉइंट को भी आपको साथ याद रखते हुए
चलना पड़ेगा। ठीक, भारतीय संविधान सभा के मतलब उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा की, अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा सकते हैं। आप जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा शुरू हुआ, तो जब शुरू हुआ तभी उद्घाटन हुआ होगा। आपको पता है कि सबसे वयस्क थे यहाँ पर, वयस्क यानी उम्र दराज, याद रखें उम्र दराज, उम्र दराज। अगर आप यहाँ तक सोच पाते हैं तो आप सही आंसर मार दोगे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू सब आए अलग अलग मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन यहाँ पर जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इनको किया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के चलिए डॉक्टर, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। मतलब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव किनके द्वारा पारित किया गया, किस डेट को पारित किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। तो यहाँ देखिए 22 जनवरी 1947 सभा को संविधान सभा द्वारा संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को दिया गया और आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपको क्या बना, तो प्रस्तावना, प्रियम्बल। आज जो हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके आगे हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार उसमें संशोधन किया गया, आज तक वापस कभी नहीं किया गया। ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। 3 शब्द जोड़े गए 1976 में, सारे बात को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो उसी प्रस्तावना की बात करेंगे जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, उसी को बाद में प्रियम्बल के रूप में रख दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ। मतलब संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन, यहाँ पर आपसे क्या आप याद रखोगे, यहाँ पर आपसे क्या नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा जो है तीसरी बार कब सभा बैठी, नहीं, वाचन यानी बोलना, यानी क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रीडिंग जो संविधान को किया गया वो कब हुआ, संविधान रीडिंग की प्रक्रिया तीसरी बार कब हुई। करेक्ट आंसर देना है आप सभी को। देखिए डेट एकदम फिक्स है, 14 नवंबर को हुआ है। ईस्वी आप सभी को याद रखना है, ईस्वी आप सभी को याद रखना है। तो ये आपको 14 नवंबर 1949 को हो जाएगा और तभी जाके ये 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को क्या कर लेगा, तो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, जल्दी बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, जो हमारे संविधान के जनक रहे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में आप लोग याद रखोगे, संविधान निर्माण में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। तो इतना बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये आपको ऑस्टिन के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ये जानते हैं ऑस्टिन के बारे में। देखिए थोड़ा सा मैं आपको अगर हिस्ट्री पे ले चलूं तो 1885 में कौन थे, एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, याद रखोगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इन सब ने मिलकर क्या किया, इन सब ने मिलकर 1885 में एक जो है एक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस बना। ठीक, जिसका नाम कांग्रेस बना। ये आपको पुणे में मतलब इसको पुणे में एस्टेब्लिश करना था, लेकिन क्या हुआ वहां पर आपको हैजा फैल गया और हैजा फैलने की वजह से वहां पर नहीं होकर ये कहाँ, सॉरी प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने की वजह से वहां पर नहीं होकर मुंबई में गोकुलधाम, मुंबई में आपको ग्वालियर टैंक पर क्या हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना हो गई। और इसके बाद यहाँ पर पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वैमनस्य चंद्र बनर्जी 1885 में। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यही जो कांग्रेस को मतलब इसको एक प्रेशर कुकर के रूप में दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि ये जो कांग्रेस जो है एक प्रेशर कुकर के रूप में है ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए। नीचे से लोग मतलब किसान वर्ग के लोग, निम्न तबके के लोग प्रेशर देते हैं और यहाँ पे सीटी बजता है और फिर क्या करती है अंग्रेज जो है, अंग्रेज यहाँ पर आती है और अंग्रेज इसके बारे में छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर इस पर बातचीत करती है। जो उनका मन होता है उस मुद्दे को डिसाइड करती है, सॉल्व करती है, बाकी मुद्दे को नहीं करती। ये सारे पूछेंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, 1917 में एनी बेसेंट बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही, 1925 में आपको सरोजिनी नायडू बनी। गांधी जी कब अधिवेशन में गए, तो ये आपको कब गए थे, तो याद रखोगे आप लोग कि 1924 में गए थे। आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष बने गांधी जी पहली बार कब लिए, 1901 में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है,
तो ये सारी चीज आपसे पूछे जाएंगे। बिहार में कितनी बार अधिवेशन हुआ? 3 बार हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि आपसे बेसिकली पूछा जाएगा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे, तो आप याद रखोगे अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर लगभग 1945-46 तक रहे थे। स्वतंत्रता के टाइम कौन रहे? तो जेबी कृपलानी रहे। ये सारे क्वेश्चन आपसे, कांग्रेस के मंच पर एक महिला ने भाषण दिया, पहली स्नातक महिला थी, कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। ये सारे क्वेश्चन आपको कांग्रेस से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग रख के आप आंसर लगाओगे तो डेफिनेटली बना दोगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस पे बात करें। ऑस्टिन ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस भारत है और भारत ही क्या है? तो कांग्रेस है। यह व्यक्त उनकी एक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक बुक है, उसमें इस बात को उन्होंने वर्णित किया। इसका नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन, पूरा नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन। आप सिर्फ ऑस्टिन रखोगे, इससे भी आपको काम बन जाएगा, सिर्फ अगर आप इतना ही याद रखोगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बना? ये पूछ रहा है कि संविधान सभा जो हमारा हुआ उसका प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन बने? बेसिकली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। पंडित जवाहरलाल वही जो हमारे देश के प्रथम पीएम बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हो, इनके बारे में 1929 में एक नेहरू रिपोर्ट आता है, जो सारी चीज को हम लोग हिस्ट्री में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? याद रखना है कि झंडा समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो आप फटाफट मारोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, खाद के बारे में भी आप इन्हीं का नाम मारोगे, श्रम का जगजीवन राम मारोगे। ठीक है, याद रखना, श्रम का जगजीवन राम मारोगे। ठीक, और एजुकेशन का आप क्या मारोगे? एजुकेशन का मुझे बताइए, मैंने अभी पढ़ा है आप लोग को, एजुकेशन का आप लोग क्या मारोगे? चलिए फटाफट से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहां से? ये जो है हमारे संविधान में, हम प्रियम्बल पर बात अगर करें, अब हम थोड़ा सा प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम जो अगर प्रियम्बल पर बात करें तो इसको कहां से लिया गया? तो इसको बेसिकली यूएस और यूएसए के संविधान से लिया गया। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक बार संविधान संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। इसमें आपको धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सबको, संप्रभु, सबको, इस सबको जोड़ा गया। ठीक, आप इस बात को, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, संप्रभुता, ये सारे चीजों को 3 वर्ड आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तावना क्या है? तो आपने अभी देखा तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, वही आगे चल के प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। प्रेम्बल जो हमारा, वही हमारे प्रेम्बल में एक बार ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1946 में। तो आप याद रखोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम क्या कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम इसको कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? तो लघु संविधान भी हम इसको कहते हैं। तो ये भी आप लोग सभी याद रखेंगे, ये पॉइंट भी आप लोग सभी नहीं भूलेंगे। इतना आप सभी के समझ में आ रहा है? मुझे बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं तो आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए, यहां तक समझ में आया, यूएसए से लिया गया। ठीक है, और उद्देशिका की भाषा जो अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? यूएसए से। और भाषा, लैंग्वेज की हम बात करें तो कहां से इसको हम लेंगे? तो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण? भाई, जहां से हमने उद्देशिका की भावना को ग्रहण कर लिया, वहीं से हम क्या करेंगे? वहीं से, मतलब भाषा को वहीं से हम क्या करेंगे? तो समवर्ती, यानी कॉन्क्रीट लिस्ट के बारे में हम वहीं 7th, आपको पता है 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया। क्या मेंशन किया गया? राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपको केंद्र सूची, उन्हीं के बारे में हम बात करें। ठीक, चलिए। भारत के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। हमें पता होना चाहिए कि इसको सोवियत संघ से लिया गया, तब ये सोवियत संघ था, अब खैर ये रूस है। अब खैर इसका नाम क्या है? तो अब इसका नाम रूस है, रसिया से लिया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि यहां पर आप जानिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ? आपको स्वर्ण सिंह समिति आई। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति पर ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, इंदिरा गांधी जी का, और इसी में आपको 10 मौलिक कर्तव्य, 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक, और बाद में चल के आपको 11वां फंडामेंटल ड्यूटी फिर से ऐड कर दिया गया। ये आपको 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। ये आप याद रखोगे कि ये जो है आपका क्या है? तो राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन, ये आपको शिक्षा के अधिकार हैं। और बाद में चल के ये आपको याद रखना है 21 के क में भी ऐड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में। तो ये जो है अभी हमारे बात करें तो हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मूल संविधान में आपसे बात की जाए तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
कि भारतीय संविधान को याद रखोगे आप लोग, बस सेम ही चीज है 1976 में ऐड कर दिया गया, ये तो मैंने आपको इससे ज्यादा ही समझा दिया। अच्छा, दो चीज इसमें रह गया, आप याद रखोगे कि इसकी चर्चा आपको कहाँ की गई है, तो भाग 4 के क में की गई है, और आर्टिकल आप याद रखोगे कि आर्टिकल 51 के क में ही इसकी बात की गई। आर्टिकल 51, 56 में लिख दे रही हूँ, बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि 56 लिख रही हो मैम, तो आप याद रखोगे 51 के क में इसकी बात की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। भाई भारतीय संविधान को देखिए, अगर मैं बात करूं तो आंसर यहां पर 22 भाग होगा। ठीक, आप देखो कि मूल संविधान में 22 भाग है, मूल संविधान में 22 भाग हैं। ठीक, और अभी जो है अगर काउंटिंग की दृष्टि से हम देखें, ठीक है, काउंटिंग की दृष्टि से अब चल के ये 25 आप लिख सकते हो कि 25 भाग है, बुक सब में ऐसा दिया गया है, बाकी आप थोड़ा सा देख लोगे, ऐसे ही दिया गया। ठीक, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से वर्तमान में कुल टोटल 25 भाग है। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की बात की गई है? चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है, तो ये भाग 9 है। याद रखोगे कि भाग 9 में क्या किया गया, तो भाग 9 में पंचायती, ठीक है, पंचायती राज की बात की गई। इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। याद रखोगे 73वें संविधान संशोधन। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि कहां लागू किया गया मैम, कहां क्वेश्चन कहां होगा, तो आप याद रखोगे कि राजस्थान एक जगह है, एक स्टेट है हमारा, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में आपको कब लागू किया गया, तो आप याद रखोगे 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया, गांधी जी के जन्म दिवस पर। और अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, तो आप याद रखोगे कि 24 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, पंचायती राज दिवस मनाएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका आर्टिकल, तो 243 से लेकर 243 ओ तक इसका आर्टिकल है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे कि कब संविधान में सबसे लंबा आर्टिकल हम पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गया, ये आपको बलवंत मेहता कमेटी की सिफारिश पर, आप लोग याद रखोगे कि पंचायती राज आपको बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर लगा, और ये जो है त्रिस्तरीय, ठीक है, ये आप याद रखोगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। कौन सा त्रिस्तरीय था भाई, कौन सा त्रिस्तरीय, तो एक आपको था ब्लॉक स्तर, ठीक है, ब्लॉक मतलब ग्राम स्तर, ठीक है, याद रखोगे ग्राम स्तर, दूसरा आप याद रखोगे ब्लॉक स्तर, तीसरा आप याद रखोगे जिला स्तर, तो टोटल करके ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। आपको कहां पर, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखो। वैसे अशोक मेहता समिति का भी नाम आता है, लेकिन उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, तो वो खैर लागू नहीं हुआ। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, हमें अगर अभी आपको बताना हो तो आप याद रखोगे कि 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, लेकिन अगर 395 अगर आपको ऑप्शन में रहे तो एग्जैक्ट जो है 395 है, एग्जैक्ट आपको 395 आर्टिकल है। लेकिन ये जो है आपको काउंटिंग की दृष्टि से इतना है। कैसे, मान के चलिए जैसे कि आप 19 आर्टिकल हुआ तो 19 का 1 भी है, 19 का 2 है, 19 का 3 है, 1 2 3 ऐसे हम काउंट करेंगे ना, तो इस वजह से आपको काउंटिंग की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। वैसे हमारे संविधान में आप याद रखोगे, हमारे संविधान में आर्टिकल आपको 395 है, आर्टिकल 395 है, पार्ट आपको 22 है, और शेड्यूल आपको यानी कि अनुसूची आपको कितनी है, तो अनुसूची आपको 12 है। ये आप सभी लोग याद रखोगे। अगर काउंटिंग की दृष्टि से पूछी जाए तो आप 400 से अधिक, 440 या 460 के आसपास आर्टिकल आपके पास है, एग्जैक्ट नहीं। काउंटिंग की दृष्टि से जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप सभी याद रखोगे कि 400 से अधिक ही होगा, क्योंकि आपके घटना चक्र बुक में ऐसा दिया गया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको घटना चक्र के बताए। क्या आपको यहाँ के बाद लगता है कि आपको कुछ कहीं और पॉलिटी को पढ़ने की जरूरत है? मुझे एक बार कमेंट करें, क्लास को डेफिनेटली शेयर करें। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए,
वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 के तहत आता है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्वाइंट सेशन तो आप याद रखोगे 108। ठीक, अगर आपसे मनी बिल मतलब वित्त तो आप याद रखोगे 110। ऐसे करके कुछ आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन होता है। 131 में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। देखिए उच्च न्यायालय आप देखो यहीं पर सीखते चलो, हाईकोर्ट का टोटल अभी 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए 1861 का, ठीक, आप याद रखोगे कि 1861 का हाईकोर्ट अधिनियम आया था। हाईकोर्ट अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसी में 1862 में कहां पर, तो बंबई में, ठीक है, बंबई यानी मुंबई, ठीक, मद्रास और कलकत्ता तीन जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई। अभी मुझे आप लोग बताइए सबसे नवनिर्मित हाईकोर्ट कौन सा है। आपके लिए एक क्वेश्चन कि सबसे नवनिर्मित हाईकोर्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट के अभी जो है सीजेआई कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि पटना हाईकोर्ट का अभी एट प्रेजेंट टाइम पर सीजेआई कौन है। चलिए ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर कि कौन सा गलत है। ठीक, आप मुझे बताइए कि यहां पर मैं बताऊं कि 352 में आपातकाल की घोषणा, ठीक, 192 में संसद के सदस्य, 117 में न्याय के समक्ष समानता। देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपातकाल की स्थिति का घोषणा नहीं है भाई। 352 संसद के गठन, देखिए संसद की चर्चा 79 में की गई, संसद के गठन की चर्चा यहाँ पे की गई 78। 192 में क्या किया गया, संसद सदस्य के वेतन भत्ते की बात की, एग्जैक्ट सही है। 17 में हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में आपको मतलब राइट टू इक्वलिटी की बात की गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई। यहाँ आपको पता है इतना, लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि 352 में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, क्या, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें नेशनल इमरजेंसी को फेस करना पड़ता है। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा करता है एग्जैक्टली। देखिए लेकिन किस आपात स्थिति की घोषणा करता है ये नहीं बता रहा है, तो उस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा कि 352 करता है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार कि 17 अस्पृश्यता का अंत और 78। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन आपको सही सुमेलित कह रहा है। ठीक, मैं एकदम गलत एक्सप्रेस कर दी इसको। ठीक, देखिए न्याय के समक्ष समानता कर तो 17 सही बात है, इक्वल मतलब इक्वलिटी की बात ही कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको गलत बता दी। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक, देखिए 17 में क्या कह रहा है, आपको अनटचेबिलिटी की बात करता है। 17 में आपको अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। क्या करता है, छुआछूत की बात करता है। तो ये तो आपको खैर गलत हो गया, एग्जैक्ट जब बताना है तो ये देखो। ठीक है, दूसरा पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, संसद की बात, आपको आर्टिकल 79 में कह रहा है कि भारत में एक संसद होगा, और आर्टिकल 80 में हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं, और आर्टिकल 81 में हम देखते हैं लोकसभा के बारे में, तो ये गलत हो गया इधर। ठीक, अब देखिए सदस्य के नहीं वेतन भत्ते, संसद के सदस्य के वेतन भत्ते के बारे में बात नहीं करता ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपातकाल की स्थिति का बात करता है, लेकिन वही मुझे लग रहा था नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, 356 में हम प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे। ठीक है, और 360 में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे है, आप एक बार देख लो। थोड़ा सा मुझे लगा कि अप्रॉक्स में मिला सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा गलत इसका आंसर बता देती। अब याद रखिए इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी आर्टिकल 352 आपको क्या करता है, तो यहाँ पर बताता है इमरजेंसी आपातकाल, चाहे किसी भी आपातकाल की घोषणा की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो क्लियर कर ही नहीं रहा ना आपको कि कौन से आपातकाल की घोषणा की हम बात करेंगे, तो कोई भी आपातकाल की घोषणा की बात कर दे रहा है, तो चलो ठीक है भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है भाई? आपने अभी देखा है कि 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए भाई मेरे कि मूल संविधान में बच्चे की मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर देंगे। तो आप जानते हो कि संविधान संशोधन जोड़ा गया, जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जमींदारी से रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड था, भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड था। 31 के बी में इसको रखा गया। ये आपको कौन से व्यक्ति थे? तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू। ये कब आया? तो आप याद रखोगे 1951 में। क्या था ये? तो भूमि सुधार, याद रखोगे आप सभी लोग कि भूमि सुधार इसको रखा गया आर्टिकल 31 के बी में, आर्टिकल 31 के बी में, ठीक। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट में आप देखो कृषि होगी, कृषि है क्या? मुझे बताइए 24 का अगर कृषि है एग्जैक्ट होगी। आप देखोगे कि यह समवर्ती सूची में केंद्र में भी है, राज्य में भी है। पुलिस है भाई, रक्षा है भाई, शिक्षा जो है ये नहीं है। शिक्षा ये स्टेट में होगी और राज्य में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ देख ले, कांक्रीट लिस्ट भी आपको कब ऐड हुआ है? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची तहत, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय के मामले में आ गया। ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत डाला गया, तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे और वन। तो 7वीं अनुसूची में पहले तो 3 प्रकार की सूची है। राज्य सूची, ठीक, स्टेट लिस्ट, ठीक, सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, हम बात करेंगे केंद्र सूची। इसके बाद हम बात करेंगे समवर्ती सूची। क्या बात करेंगे हम? समवर्ती सूची, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 25 करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप सभी को बताना है। तो याद रखिए रेलवे पुलिस जो हो जाएगा ये आपको यहाँ के 7वीं अनुसूची में इसकी बात की गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची में बात किया गया है भाई। और ज्ञातों की रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत उपभोग और विक्रय पर राज्य सूची में शामिल हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत, देखिए राज्य सूची में शामिल है, ठीक। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? मतलब कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्य के लिए, प्रशासन के लिए अलग उपबंध की बात की है? 26 का करेक्ट आंसर मुझे आप सभी लोग बताइए। तो बी हो जाएगा कि 5वीं, ठीक है। कहां पर? बी। यहां देखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में, ठीक। आइए देखते हैं क्या बात किया गया भाई, क्या बात किया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में भी दिया गया है, ठीक। तो ये सब ऐसे स्टेट है जहां पर आप देखोगे कि शेड्यूल ट्राइब ज्यादा मिलते हैं, तो वहां के प्रशासन की अलग से थोड़ी होती है। हमारे यहाँ के प्रशासन थोड़ी अलग है, वहां के प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय में जब हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया गया, तो उस वक्त हमारे देश की क्या स्थिति थी? अब मुझे बताइए। लोकतंत्र गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक। देखिए कुछ वर्ड जो है SSSR, इसमें से कुछ वर्ड आपको बाद में ऐड हुए हैं, ठीक। तो ये तो डी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर संप्रभु था, अपना निर्णय लेता था, और लोकतंत्र गणराज्य था। बस 2 ही चीज था। बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ इम्पेचमेंट किए गए, कुछ बदलाव किए गए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मतलब भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कौन, कब और कैसे वर्णित हुआ? तो हम आते हैं देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ तरह तरह के धर्म
धर्मनिरपेक्ष के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के जाति के लोग रहते हैं, यही बात कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्णित किया गया। और इसके बाद ही कहा गया कि यहाँ पर सेकुलर, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अखंड है, अखंडता यहाँ पर, इंटीग्रिटी है यहाँ के लोगों के पास, तो सब अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर वास करते हैं। ठीक, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? आप जानते हो कि हमारे देश की प्रस्तावना हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है। तो हमारे देश की प्रस्तावना हमेशा इस बात को कहती है कि जनता जो है सर्वशक्तिमान है। अब देखते हो कितने भी इलेक्शन में खड़े हो जाए 5 वर्ष के बाद इस तरीके से हाथ जोड़ के आते हैं कि हमें वोट दें। क्यों? उनको पता है कि जनता सर्वशक्तिमान है, जनता चाहेगी सत्ता पलट देगी, जनता में इतनी पावर है। आप समझ रहे हैं कि जनता में इतनी पावर है, ये हमारा संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश की जनता अगर चाहे, हमारे देश की जनता अगर चाहे तो सत्ता पलट सकती है। और इसी बात के लिए कहा गया है कि प्रस्तावना का पहला लेटर कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जनता जो है सर्वशक्तिमान है, जनता का डिसीजन सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, जनता एकदम जो कहेगी वही मान्य होगा। ये बात हमारे देश की प्रस्तावना का कहना है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा? मतलब संविधान एक डॉक्यूमेंट है, लिखित है और यह बहुत ही ज्यादा पवित्र है, इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। किसने कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट पास किया कि हमारे देश का संविधान बहुत ही ज्यादा पवित्र है। इन्होंने कहा कि संविधान पवित्र दस्तावेज है। 29 अगस्त 1947 को संविधान ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ये क्वेश्चन आप याद रखो, उद्देश्य प्रस्ताव और प्रारूप समिति डिफरेंट है, अलग है। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्या हमारे देश में पहले सामाजिक समानता थी? नहीं थी भाई, ये नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत नहीं है, गलत है। अब नहीं देख रहे हो डीपीएसपी जो हमारा है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के लोग आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक, मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बराबर करने की एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में। और राज्य किसको कहते हैं? देश को। भारत एक राज्य है, यहाँ इसके पास अपना निर्णय लेने का पावर है, अपना जमीन है, अपनी सरकार है, तो ये अपनी सॉवरेनिटी है। तो इसीलिए भारत एक राज्य है और स्टेट जिसको आप कहते हो ये प्रांत में आता है। ठीक है, देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी, ये गलत हो गया। देश में पहले अगर सामाजिक समानता विद्यमान होती तो क्या 1947 में हमें इंडिपेंडेंट की जरूरत होती? क्या हमें आजादी की जरूरत थी? अगर हमारा देश पहले ही आजाद था, उसमें इतने समान बाबर के लोग थे, आज तक समानता नहीं है। आज तक लोग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, आज तक लोग लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं कि फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इस तरीके से लोग भेदभाव करते हैं। लोग छोटे जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट के आधार पर भेदभाव करते हैं। हमारे देश में समानता पहले भी नहीं थी और अभी भी उतनी नहीं आई। लेकिन भारत सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतिभूत है, बिल्कुल है, भले लोग मान नहीं रहे क्योंकि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखोगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता की बात की गई है। आप देखोगे कि आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की, उसमें भी की गई। आप देखोगे मौलिक कर्तव्य में भी की गई। आप देखोगे कि मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति भी ये बात कहते हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं। और देश, हमारा देश जो है क्या है, तो वहां पर एकात्मक क्या है, एकात्मक आप देखोगे कि न्यायिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ मैंने जो आपको कहा कि आर्टिकल 14 से 18 तक में समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता प्रतिभूत की गई है। और संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है ना। सामाजिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई। सामाजिक न्याय क्या है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव। आर्टिकल 15 देखो क्या कह रहा है, जाति धर्म लिंग वंश जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता है। 16 क्या कह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट जॉब, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट के हो। 17 क्या कहता है, छुआछूत गलत है, भले उसमें कुछ एक कंडीशन है कि किसी को ऐसी बीमारी है जो, जैसे कोविड के टाइम में छुआछूत नहीं, मतलब एकदम अलग अलाउ नहीं था, क्योंकि लोग अब किसी को छू रहे, बीमारी फैल रही है, एक लोग से 10 लोग, 10 से 20, 20 से 25 पूरे बिहार में फैल रहा है, पूरे यूपी में फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो वहां पे नहीं है। 18 क्या कहता है, उपाधि लोग लगा लेते, लोग उसको महान मानते हैं। उपाधि इसलिए बंद किया गया, उपाधि मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों के अंत की बात इसलिए की गई
अगर उपाधि नहीं लगा रहेगा तो लोग मतलब सबको इक्वली देखेंगे। अब फिर महान आदमी फलना उपाधि के साथ आ रहे भाई सर 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 करते जाएंगे, और जो लोग में उपाधि नहीं लगा उनको नहीं मिलेगा रिस्पेक्ट। तो इसीलिए क्या कहा गया, उपाधि के अंत की बात की गई, ताकि लोग जो है लोग उसको इक्वल समान नजरों से देखे। एक नजर से देखिए, नजर और नजरिया का बहुत बड़ा खेल होता है समाज में। अगर आप जिस किसी आदमी के बारे में अफवाह फैलाओगे, 1 से 10 कान के बीच में जाता है, टील का तार उस बात का बनता है। गांव घर में एक कहावत है, किसी बात को खींचो और टील का तार बना दो, ठीक, मतलब इतना छोटा बात को खींच के इतना तक पहुंचा दे, मतलब टील मतलब छोटा और तार मतलब बड़ा सा पेड़, वही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे सब कुछ डिपेंड करता है नजरिया से। किसी चीज को आप देखोगे सही नजर से तो उसमें आप सही चीज देखोगे, आप देखोगे गलत नजर से तो आप उसमें गलत चीज देखोगे। ये सब कुछ नजरिया पे डिपेंड करता है। इसलिए सामाजिक न्याय बहुत ज्यादा जरूरी। अगर समाज में सामाजिक न्याय आ जाएगी तो धीरे धीरे, अगर मान के चलिए किसी समाज में लोग सामाजिकता, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लड़का लड़की को पढ़ाने में भेदभाव नहीं करेंगे, लड़की भी इक्वल हो जाएगी, लड़का भी इक्वल हो जाएगा, सामाजिक न्याय आएगी, एजुकेशन बढ़ेगा, आर्थिक न्याय आएगी, आर्थिक और सामाजिक दोनों न्याय आएगी, तो लोगों में धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है खुद ही खत्म। बहुत जगह देखोगे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनके पास सामाजिक न्याय भी है, उनके पास आर्थिक चीजें भी हैं, तो वो नहीं करते हैं। और जो लोग नॉर्म, अब देखो हमेशा ही जाति धर्म की बात वही लोग करेंगे जो बहुत निम्न तबके के होंगे, उनके पास और कुछ नहीं बता, जाति जाति फलना जाति में चला गया, फलना आपका बच्चा फलना जाति में शादी कर लिया, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ही काम है, वो इतना ही कर सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो ये ऑल अबाउट क्या है कि हमारे देश में किस तरह की न्याय व्यवस्था है, उस पर ये बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब हमारे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चलिए मैं पानी पीती हूँ, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दें और मुझे बताएं क्या आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस क्लास में कुछ कमी है, ज्यादा होना चाहिए, इस तरीके से, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मुझे बताइए, तो मैं इससे ज्यादा भी कोशिश करूंगी लाने का, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, तो इसमें हम बात करें ध्वज, राजधानी, शासन। देखिए इसमें आपको मिलता जुलता शब्द क्या लग रहा है 32 में, संप्रभुता, स्वरनीति। तो हम किस पे जाएंगे, तो हम इसका ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, हम इसके सी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि हमारे देश में राज के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब क्या है, अगर मैं इस वर्ड को डिफाइन करना चाहूं, व्हाट इज स्वरनीति क्या है, तो ये एक है कि किसी भी आदमी के पास अपना न्याय, अपनी स्वतंत्रता है कि अपना वो जो है डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग एक नया वर्ड है आजकल के लोग यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हो, उसको स्वरनीति कहा गया कि अपनी एक इच्छा हो। इसीलिए पता है भारत जो एक संघात्मक देश है, एक संघ है बाकी प्रांत है, भारत के किसी स्टेट के पास अपनी स्वरनीति नहीं है कि वो चाहे, अगर मान के चलो अपना, देखिए स्टेट है, गवर्नमेंट है, सीएम है, ठीक, अपने यहाँ पे राज्य सूची है, लेकिन आप देख रहे हो किसी के पास स्वरनीति नहीं, तो सब अलग अलग स्टेट बांट के बनाते जाए। जब तक सेंट्रल इस पर डिसीजन नहीं देगी तब तक कोई राज्य जो है अपना एक स्टेट नहीं बना पाएगी, और यही सही है। वरना आप देखते हैं कि हर स्टेट अपना एक स्टेट बना रही है, अलग से ही स्टेट बनाई जा रही है, बस इसीलिए, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्योंकि लोकसभा द्वारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, संसद संविधान संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिय परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली का सरकार है क्योंकि देखिए हमारे भारत में क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो क्या है, सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम पार्लियामेंट्री है, बिकॉज क्यों है, आप जानिए कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तो संसदीय प्रणाली होगी, जनता का सदन कौन सा है, लोकसभा। ये तो राज्य से मंत्री ले जाते हैं, ठीक, और उनको राज्यसभा में बैठाते हैं, कभी कोई मिनिस्टर बना के, ठीक। लेकिन मेन हमारा सदन तो जनता का सदन कौन सा है, लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। क्यों? क्योंकि वहां के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति, हमारे प्रति, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे जनता के लिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, या आपको लाल फतीहाशाही। देखिए ये रेड टैप जो है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ये एकदम गलत है, ये एकदम सही नहीं होगा। इसका अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे नहीं निकल सकता, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जवाबदेही सही है, ठीक है, बाकी सारा चीज आपको सही है, ठीक है।
बाकी सारा चीज यहाँ पर सही हो जाएगा कि जनता के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक, जनता के प्रति उत्तरदायी होना सारा मान्य हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ मान्य हो जाएगा। जवाबदेही मतलब कानून में जवाबदेही है, ठीक है, पारदर्शिता है जनता के लिए, संविधान में जानते हैं कानून का नियम है, बिल्कुल रूल है, लेकिन क्या यहाँ पर रेड टैप है, लतीफाबाजी नहीं है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर आप देखो कि विशेषता नहीं है हमारे सुशासन की, हमारे संविधान की, तो करेक्ट आंसर हम डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, भारत एक रिपब्लिक है, क्या मतलब है इस बात का? मुझे आज आप समझाइए कि भारत हमारा एक रिपब्लिक है, हम इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपको लिखने की बात दी जाए तो भारत में क्या सभी मामलों में अंतिम निर्णय अधिकार जनता के पास है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट लेती है सभी मामलों में डिसीजन। भाई गलत हो गया। अर्थ क्या है? अर्थ देखिए, अर्थ वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन संविधान की परिभाषा हमें सुप्रीम कोर्ट बताती है। भारत में संसदीय शासन नहीं है ना, संसदीय शासन हम लोकसभा राज्यसभा की बात हमने अभी की। भारत में वंशानुगत शासन है, एकदम करेक्ट। हमारे यहाँ पर राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, एग्जैक्ट है। देखिए कह रहा है कि गणतंत्र का अर्थ हमें ढूंढना है, स्टेटमेंट सारे सही हैं इसमें, बस हमारे देश में क्या है कि अधिकार जनता का निर्णय, बिल्कुल हम वी द पीपल ऑफ इंडिया जनता पे डिपेंड करती है, लेकिन संविधान की परिभाषा हमें सुप्रीम कोर्ट बताती है, ये भी फैक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या भारत में नेपोटिज्म, मतलब आप नेपोटिज्म एक नया वर्ड है, बट भारत में क्या ऐसा वर्ड है कि वंशानुगत है, जैसे ब्रिटेन के राजा रानी फिर उसी के वंशज कोई बनेंगे ऐसे राजा? ऐसा तो नहीं है भारत में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में क्या है? रिपब्लिक यानी गणतंत्र है कि हम अपनी सरकार खुद चूज कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम क्या देंगे? तो सी देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम चलते हैं आगे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? यानी आप मुझे बताइए पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने प्रस्तावित किया? 36 का करेक्ट आंसर मुझे बताइए। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित की गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में दल विहीन, जिसको ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र में सहभागी, मतलब दल मतलब क्या बेसिकली है कि दल व्यवस्था में जो दोष होगा उसके कारण उसको दल विहीन बता दिया गया। मतलब एक बार आप समझो, ठीक है। देखिए कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी के लोकतंत्र को समर्थन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? 37 का करेक्ट आंसर। मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। अगर विधि यानी अगर कानून नहीं है भाई, अगर लॉ नहीं है तो क्या लिबर्टी है हमारे? नहीं है ना। अगर लॉ ही नहीं है तो लिबर्टी का, अगर कानून नहीं होगा तो कल को दिन कोई भी क्रिमिनल क्राइम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉ होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर हमारे यहाँ लॉ नहीं है तो क्या करेंगे? लिबर्टी है नहीं, बस यही बात तो क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारे देश में लॉ है, इफ देयर आर नो लॉ तो देयर इज नो लिबर्टी। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, आराम से फंदा है। चलिए, निम्न में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय संघवाद की ओर चली? तो किस दशक में हमारे संसद की व्यवस्था संघीय केंद्रवाद की तरफ चली? तो ये हमारे 80 के दशक की बात हो रही है, ठीक। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं था, ये आप जोड़ के भी बता दूंगी, ठीक। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? मुझे बताइए करेक्ट आंसर कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाने वाला वर्ष कौन सा था? तो 1950, ठीक है, 1950। तो याद रखोगे आप सभी लोग, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है कि कितने सेकंड? तो 52 सेकंड याद रखोगे आप लोग, ठीक। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, ए यूनियन ऑफ स्टेट, ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में इसकी बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य की बात की, ऐसे अन्य राज्य की बात अन्य राज्य से अर्जित करेगा, ठीक। जैसे भारत राज्यों का संघ है, ठीक, 2 में आपको अर्जित करने की बात करेगा, 3 में नए राज्य बनाने की बात करेगा, उसके सीमा की, 4 में कहेगा 2 और 3 में जो लिखा गया है वो करेक्ट है, उस पर संशोधन 4 के तहत होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? 41 का करेक्ट आंसर। देखिए राज्य क्षेत्र बढ़ेगा, एग्जैक्टली। अब देखो किसी राज्य के क्षेत्र को डिवाइड कर देगा, बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना,
नाम बदल कर क्षेत्र घटा देगा। बिहार का जब विभाजन हुआ तो पहले जो 100% में था, जब झारखंड बना तो हम आए ना, झारखंड चला गया, आपको 40 हम अप्रॉक्स 54 और 56 के बीच में आए। तो ये है किसी नाम, बिल्कुल तेलंगाना एक नया राज्य बना, आप देख रहे हो। बट क्या हम एक राज्य और एक संघ और एक शामिल कर सकते हैं? नहीं। जैसे ही राज्य क्षेत्र और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र, नहीं, हम एक यूटी नहीं शामिल कर सकते। हम एक संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण और उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है केवल संसद के पास। लेकिन राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि राज्य अगर चाहेगी तो किसी राज्य की सीमा बदल दे, किसी यूटी का नाम बदल दे, किसी यूटी को कर देगी। राज्य के पास पावर नहीं है। ठीक, चलिए किस, और ये बात हमारे आर्टिकल 3 में कही गई है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? मुझे बताइए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश, किसका ऐसा नाम है जिसको आज तक नहीं बदला गया? ये जो आपको है आंध्र प्रदेश, ये 1953 में आया था। ये तेलुगु भाषा के आधार पे आया, सबसे पहला राजभाषाई राज्य पर अलग होने वाला। फजल अली आयोग, इसमें बहुत सारे आयोग थे। फजल अली आयोग, आपके एसके धर आयोग भी थे, जेपी भी आयोग भी थे। फजल अली आयोग आप लोग याद रखोगे 1953 में हुआ और 56 में स्टैब्लिश हुआ। तो ये जो है इसका नाम आज तक नहीं बदला आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इधर देख सकते हो आप लोग। ठीक, चलिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब कर देंगे भाई? हम बताइए मुझे, उत्तराखंड जो है इसकी स्थापना हम कब करेंगे? तो हम 2000 ईस्वी में उत्तराखंड की स्थापना करते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखोगे कि 2000 ईस्वी में हम उत्तराखंड की स्थापना करते हैं। कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिक की बात करेंगे, कहा गया? मुझे बताइएगा आप सभी लोग कि ये 2000, ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया 2000 ईस्वी में भारत के संविधान में। तो भाग 1 में नागरिकता की बात हो रही, सॉरी भाग 2 में हम लोग, भाग 1 में संघराज की बात करेंगे, 2 में हम लोग नागरिकता की बात करेंगे। तो आपका 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। और बी में अगर मैं आपको बताऊं तो बी में आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में इसकी बात की जाएगी। और इसको यूके से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से। क्या कहा गया कि भारत में जो भी लोग 26 जनवरी के बाद, 1947 के बाद आ रहे हैं, 1950 के बाद, उनके लिए क्या प्रावधान है? नागरिकता संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? नागरिकता संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट है 1955 का अधिनियम। नागरिकता संबंधी 1955 का अधिनियम, इसके तहत हम कैसे लॉ लेंगे? हम देखेंगे कि 5 तरीके से, हम देखेंगे 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण करेंगे। 5 तरीके से नागरिकता को हम ग्रहण करेंगे और 3 तरीके से हम नागरिकता का त्याग करेंगे। और 5 तरीके से हम नागरिकता में क्या ग्रहण करेंगे? तो आप देखते हो, जन्म के आधार, वंश के आधार पर, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि अधिग्रहण और त्याग हम करेंगे। ऐसे 3 तरीके से करेंगे कि जैसे मान के चलिए किसी ने अपने स्वेच्छा से कर दिया, किसी ने अन्य देश की नागरिकता ले ली, अब किसी ने क्या किया, उस पर जो है देशद्रोह का मामला लग गया। तो 3 तरीके से हम अपने देश की नागरिकता का त्याग कर सकते हैं या हमसे छीन सकता है। ठीक है, चलिए किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अभी आप मुझे बताइए, क्वेश्चन के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी डुअल सिटीजनशिप की बात की गई। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे देश के नागरिक सिर्फ हमारे देश की नागरिकता रखेंगे, कहीं और की नहीं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग है। मौलिक अधिकार अगर मैं आपको बात करूं तो आर्टिकल जो है आपको 12 से लेकर 35 तक में बात की गई है। ठीक है, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, आप याद रखोगे कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखोगे। ये वाद योग है, मानी कि किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप इसको लेके कोर्ट में जा सकते हो, इसलिए बात, जैसे डीपीएसपी को लेकर आप नहीं जा सकते हो, मौलिक कर्तव्य को लेकर नहीं जा सकते हो। इसमें कुछ एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 16, 17, 21। आप जैसे मुझे बताइए कि आपसे क्वेश्चन होगा कि इमरजेंसी के समय कौन सा आर्टिकल आपका नहीं निरस्त होगा? तो आप याद रखोगे, जैसे ही आप पे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा या फिर प्रेसिडेंट रूल, तो आपका 358 के तहत सारे आर्टिकल खत्म कर दिए जाएंगे। इस बात को याद रखो। 359 के तहत 19 मतलब 19 के मतलब 358 के तहत 19 में जो आप 6 तरह की स्वतंत्रता देखते हो, आर्टिकल 19 में क्या है? ये 6 तरह की स्वतंत्रता, किसी देश में भ्रमण करना, घूमना, व्यवसाय, सब आपके खत्म कर दिए जाएंगे 20-21 छोड़कर। तो आपसे 359 में 20-21 की बात की कि आपका आर्टिकल 20-21 नहीं खत्म किया जाएगा। रीजन क्या है भाई? तो रीजन ये है कि किसी भी आदमी से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटी करे तो उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा, तो 20 में वही कहा गया है। ठीक, आपसे ये कह सकता है कि जब मान के चलिए
कि कोई व्यक्ति का किस आर्टिकल के तहत 19 आ जाएगा, तो आप याद रखोगे कि किसी भी व्यक्ति का हम याद रखेंगे कि 358 के तहत आर्टिकल 19 चला जाएगा अधिकार। तो ये सारे राइट आपको बताया जाएगा, ठीक, ये सारे आपको मौलिक अधिकार में बताए जाएंगे, ठीक। हम ये सब बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि अगर आप हिंदी में ना समझे तो कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव पावर 47 का करेक्ट आंसर मुझे दीजिए। तो ये जो 14 है यही तो कहता है ना भाई कानून के समझ, ये 3 ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, लिंग के इक्वल अपॉर्चुनिटी, छुआछूत के बारे में, तो 14 ही तो बता रहा है कानूनी बात के बारे में। तो ये हम आर्टिकल 14 देखेंगे, ठीक। निम्नलिखित संविधान में, निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान में से जैसा निहित निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। चलिए 48 का करेक्ट आंसर मुझे करेक्ट बताना है आप सभी लोगों को। तो याद रखिए कि सभी है एक्सेप्ट जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, मतलब कौन भिन्न वर्ग में आता है। चलिए तो आपको पता है कि 19 से लेकर 20 में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, 19-20 में तो मतलब 19-20 में 21 में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये जो है 3 और साथ में 17 और 18 आप ऐड कर दो, टोटल 5 आर्टिकल आपके क्या है, तो इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी की आपसे पूछ लिया एक बार एग्जामिनेशन में कि समानता के कितने अधिकार हैं, बच्चों ने खट से मार दिया कि 14 + 4 = 18, मतलब तो कितने मार दिया बच्चे ने 4। लेकिन अगर हम उंगली पे काउंट करें 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 5 आर्टिकल। तो ऐसे करके स्वतंत्रता का पूछे तो 19, 20, 21 आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। 22, 23 ऐसे करके अगर आपसे पूछे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार तो वो भी आप याद रखोगे, ठीक है। कानूनी प्रक्रिया तो वो भी आप याद रखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता तो वो भी ऐसे काउंट करके आप लोग बताते जाओगे, ठीक है। भारतीय संविधान में आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। हम जीवन जीना चाहते हैं और हमारे घूमने का राइट है, किस में है, मेरी मर्जी है कि मैं घूमूं, मैं नहीं घूमूंगी तो मैं मर जाऊंगी, मेरी इच्छा खत्म हो जाएगी, मैं जी भी नहीं पाऊंगी। हमारे जीवन जीने के राइट की बात करें। और 21 में है राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ के बारे में, मतलब हमारे लाइफ की जो हमारी बातें हैं वो आपको आर्टिकल 21 कहता है। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो सी हो जाएगा। तो क्या आप सभी को क्लास अच्छा लगा मुझे बताएं, ठीक। ये कब हुआ, तो आप याद रखो कि सतवंत सिन्हा थे, सतवंत सिंह बनाम जो है असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली में इस केस हुआ 1967 में, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस मामले में कहा गया कि 21 के प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता है, और दैहिक में हम अपने देह को लेके तो घूमने जा ही सकते हैं, तो इच्छा अनुसार आप कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें विदेश भ्रमण कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर मान के चले इमरजेंसी लगाए तो 19 में तो भ्रमण का अधिकार चला गया, तो बस आप उसमें जी सकते हो लेकिन भ्रमण नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट आप लोग करिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगे कैसा लगे आपको, अगर बिहार स्पेशल की ऐसी क्लास चाहिए, क्योंकि मैंने तो प्राचीन बिहार आपको समझा दिया है थ्योरी में, अपने हिसाब से मैंने बहुत कम टाइम में आपको ट्राई करने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ। आपको अगर एमसीक्यू सेशन चाहिए मुझे आज कमेंट करेंगे ताकि मैं कल इसको लेके आ जाऊंगी, ठीक। बाकी अच्छे से रहे, ध्यान लगाकर पढ़ें, ध्यान दें। 18 और 21 तारीख को आपको दरोगा का एग्जामिनेशन है, तो ध्यान देकर पढ़ें, अभी से पढ़ें, कोशिश करें, देरी नहीं करें, ठीक है। वापस से हम मिलते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण हम क्लास नहीं ले रहे थे, ठीक, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे इस वजह से, बाकी हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।